हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमने 2 क्लास किए हैं। याद रखिए, फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक का यह सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग आज चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 15 तक के पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और हमारा जो है चैप्टर 1 से 5 तक फर्स्ट वीडियो में कवर हो चुका है और चैप्टर 5 से 10 सेकेंड वीडियो में, और यह हमारा लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें 10 से 15 तक होगा और हमारा पूरा चैप्टर जो है वो फाइनल हो जाएगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। और चलिए पहले क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को समझ लेने से हमारा जो इस क्वेश्चन है यह अच्छी तरह से यहाँ पर हमें समझ में आएगा। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव से है जो इसमें कई क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव से यहाँ पर अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछे आइंस्टीन का जो समीकरण होता है, अगर वो आपसे पूछ लिया जाए कि के ई का जो मैक्स होता है यानी कि महत्तम होता है के ई का मान, तो वह हमारा क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा एच एफ माइनस फाई, ये आप याद रखिए यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का यह सूत्र होता है। यह किसका सूत्र होता है? तो यह जो है यह हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव में यह बहुत बार पूछा जाता है। और देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। और फोटोन की ऊर्जा अगर आपसे पूछा जाए, यह भी यहाँ पर आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। जितने भी चीज़ मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई बराबर हमारा हो जाएगा क्या? एच एफ, और एच एफ बराबर हो जाएगा हमारा एच सी बाई लेमडा। याद रखिएगा एच सी बाई लेमडा जो है यह ऑप्शन में बार बार रहता है और बार बार यह पूछा जाता है। याद रखिए कार्यफलन बराबर हमारा क्या होता है? कार्यफलन यानी फाई बराबर हमारा क्या होता है? तो एच एफ नोट। याद रखिए एच एफ नोट जो होता है यह हमारा हो जाएगा थ्रेशोल्ड ऊर्जा का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। और देखिए यहाँ पर जो है अगर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र होता है उसमें अगर मूल सूत्र के बारे में पूछा जाए यानी कि लेमडा बराबर पूछा जाए तो क्या होगा? एच बाई पी, और एच बाई पी के बराबर क्या होता है हमारा? एच बाई एम भी। ये सब क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिए। और देखिए यहाँ पर अगर आपसे त्वरित कण के लिए पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? लेमडा बराबर एच बाई रूट 2 एम क्यू भी। याद रखिए यह हमारा क्या है? तो लेमडा बराबर एच बाई रूट 2 एम क्यू भी। याद रखिएगा। और कुछ और जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देख लीजिए। प्लांक स्थिरांक यानी कि एच बराबर क्या होता है? प्लांक स्थिरांक यानी कि एच बराबर क्या होता है? तो हमारा हो जाता है 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। याद रखिए जूल सेकेंड, यह याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो वो भी हमारा यही हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ हमारा जूल होता है, नहीं तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। और चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। और देखिएगा जो भी मैंने आपको बताया उससे आपके कई क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले ही वह बता दिया है। और देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लेजर किरण में फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे फोटोन को उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करता है तो फोटोन होता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? तो अब जो फोटोन है वह होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखिए, फोटोन जो होता है वह क्या होगा? तो समान ऊर्जा, समान दिशा, समान आयाम या फिर इनमें से सभी, क्या होगा इसमें से? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि हमारा आंसर जो है वह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो रहा है कि समान ऊर्जा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जा रहा है समान ऊर्जा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। किस पर पड़ता है? तो यहाँ पर हमने ऊपर ही देखा था कि क्या होता है? एच एफ माइनस फाई जो होता है हमारा, जो कि हमारा किस पर निर्भर करता है? तो वह आवृत्ति जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवृत्ति जो है वह उस पर निर्भर करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में। और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह किसका इकाई होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमने देखा था ऊपर कि होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। ऊपर ही हमने देखा था यह कि 1.6 गुने 10 पर माइनस 19 जूल होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो यह किसका है? तो यह हमारा हो जाएगा ऊर्जा का। किसका इकाई है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। और देखिए फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, ऊपर ही हमने देखा था फोटोन की ऊर्जा के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। याद रखिएगा कि ई बराबर क्या होता है हमारा? एच न्यू।
एच न्यू। एच न्यू जो है ई बराबर हमारा क्या होता है, तो एच न्यू होता है फोटोन की ऊर्जा हमारा हो जाएगा एच न्यू। और देखिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, यहाँ पर क्या है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वह निर्भर करती है, तो वह किस पर निर्भर करता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है वह किस पर निर्भर करता है। तो देखिए वह करता है हमारा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, और पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में उपयोग होता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में क्या प्रयोग होता है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, 2 डायोड। कितना हो जाएगा, 2 डायोड हमारा उसमें उपयोग होता है। और 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो फोटोन की संख्या। इसे आप चाहे तो किस पर निकाल सकते हैं, ई बराबर जो एच एफ वाला फार्मूला है हमारा, उस पर आप चाहे तो यह निकाल सकते हैं। निकाल कर आपका क्या आएगा, तो 10 के पावर 10 आ जाएगा। याद रखिए कितना आएगा, 10 के पावर 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और देखिए यहाँ पर किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कारण भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, तो कण की जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो है यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो हमने ऊपर देखा था डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, लेमडा बराबर एच बाई पी, और इसी के बराबर एक बार और हमने देखा था कि एच बाई रूट अंडर 2 एम क्यू भी, ये हमने ऊपर देखा था। ये वाला जो था ऊपर हमने लिखा था, इसीलिए लिखा था ताकि आपको जो है आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। तो यह हमारा आंसर कहाँ पर है, देखिए यह जो है हमारा आंसर कहाँ पर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी, एच बाई हमारा रूट अंडर 2 क्यू एम भी जो हमारा आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यह हमारा सही हो जाएगा। किसी विकिरण के क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है। किसी विकिरण के क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्या, तो फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो फोटोन जो होता है वो प्रकाश का क्वांटम होता है, याद रखिए, जिसमें निश्चित ऊर्जा होती है, और यह जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के पर आधारित होता है। और देखिए लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो ऊपर ही हमने देखा था कि फोटोन की ऊर्जा लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले के लिए क्या होता है, तो एच सी बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है एच सी बाई लेमडा। याद रखिए क्या होता है, तो एच सी बाई लेमडा। ऊपर हमने पढ़ा था क्या होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था ई बराबर क्या होता है एच एफ, और एच एफ बराबर हमारा क्या होता है, तो एच सी बाई लेमडा, ऊपर हमने पढ़ा था, और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए प्लांक स्थिरांक की बीमा है, प्लांक स्थिरांक की बीमा है, तो यहाँ पर प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या है, तो इसे भी हम लोग चाहे तो ई बराबर एच एफ पर हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ई बराबर एच एफ हो गया, और यहाँ पर जब हम लोग एच को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई बटा एफ हमारा आ जाएगा। और ई बटा एफ जब हम लोग निकालेंगे तब तो हमारा क्या आएगा, देखिए ई का हमारा होता है ml स्क्वायर टी के पावर -2, और हमारा क्या होता है, एफ का हमारा होता है टी इनवर्स। तो हमारा सब जब हम लोग इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा माइनस और माइनस ऊपर जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा, इसके लिए घट जाएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा ml स्क्वायर टी इनवर्स। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ml स्क्वायर टी इनवर्स जो है हमारा यह आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण तरंग दैर्ध्य होता है। गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य जो होता है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसे भी हमने देखा था कि लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर हमारा क्या होता है, इसे हमने देखा था कि एच बाई एम भी होता है, एच बाई एम भी हमारा होता है। और देखिए सभी क्वेश्चनों को हमने ऊपर ही इसलिए बता दिया था कि ताकि आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान जो है वह कितना होता है, तो वह हमारा होता है 0। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है, तो सोडियम का कार्यफलन जो होता है याद रखिएगा कितना होता है, तो वह हमारा होता है 2.75। कितना होता है, 2.75। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यह हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए यहाँ पर कौन सही है, हमने देखा था कि 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
और देखिए एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि जो है वह समान होती है। एक ही इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि है जो वह समान होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर वह क्या हो जाएगा, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा संवेग। क्योंकि डी ब्रोगली जो संबंध होता है लेमडा बराबर हमारा होता है h/p। याद रखिए h/p। और समान तरंगदैर्ध्य के लिए दोनों का संवेग जो होता है वह समान ही होता है। वेग और ऊर्जा अलग होगा वो अलग बात है। और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत ऊर्जा स्वतंत्र होता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत ऊर्जा जो है वह क्या होता है, तो वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति से वह स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। और डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो होता है वह क्या होता है, तो लेमडा बराबर h/mv। यहाँ पर देखिए जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल आधारित है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किस पर आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। और एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो है अर्जित ऊर्जा होगा, तो अर्जित ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, तो वह हमारा हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। याद रखिए कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 5 nm तरंगदैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। एक फोटोन की जो ऊर्जा है वह क्या होगा, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि एक फोटोन की ऊर्जा जो है वह क्या होगा। तो इसे भी हम लोग निकाल सकते हैं hc/e बराबर जो hc/λ बराबर हमारा फार्मूला होता है उस पर हम लोग निकाल सकते हैं। e बराबर hc/λ। जब इसे हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए इस जब सभी का मान हम लोग रख देंगे यहाँ पर जो यहाँ पर मान दिया हुआ है, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो तब हमारा आंसर आ जाएगा 4 × 10 के पावर 19 जूल, 10 के पावर -19 जूल। याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर 20 के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल जो है वह होगी कितना हो जाएगा। इसके जो चाल है वह पूछा जा रहा है, तो वह हमारा हो जाएगा √v के समानुपाती। क्या हो जाएगा, √v के समानुपाती हो जाएगा। और देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा जो है वह क्या होगा, तो प्रकाश वैद्युत धारा जो है वह बढ़ेगा। याद रखिएगा यहाँ पर बढ़ती है। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है, तो यहाँ पर आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। याद रखिए किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आवेश पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि फोटोन के गति द्रव्यमान का सूत्र है। फोटोन के गति द्रव्यमान का सूत्र है, तो क्या होगा फोटोन के गति द्रव्यमान का सूत्र, तो वह हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए वह हमारा क्या होता है कि hv/c²। क्योंकि हमने पढ़ा है E बराबर जो होता है hv होता है, और v बराबर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं उसको c। यहाँ पर देखिए E बराबर जो हमारा होगा वह हो जाएगा क्या, तो hv होता है। इसलिए अगर हम लोग m बराबर जब निकालेंगे तो इसलिए हमारा हो जाएगा hv/c²। हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में। और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा जा रहा है। विशिष्ट आवेश इसलिए हमारा हो जाएगा 1.8 × 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी। 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी क्या हो जाएगा, 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी। यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन यानी कि एटम्स में यानी परमाणुओं में चलते हैं। यहाँ पर जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है वह यहाँ पर रिपीट होता है। जो परमाणु जो चैप्टर है हमारा एटम चैप्टर है, इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब के सब यहाँ पर रिपीट होते हैं। याद रखिए क्या होता है, तो रिपीट यहाँ पर जो है वह बहुत सारा क्वेश्चन होता है। चलिए और इसके क्वेश्चनों को भी समझने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। लाइमन श्रेणी जो होता है वह किस भाग में होता है, यहाँ पर देखिए। तो वह अगर पूछा जाए कि लाइमन श्रेणी का अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पराबैंगनी किरण में। देखिए यहाँ पर लाइमन जो है हमारा किस भाग में होता है,
तो पराबैंगनी में हमारा होगा, क्योंकि यहाँ से लिखा जाए थोड़ा सा, लाइमन जो है हमारा हो जाएगा पराबैंगनी। लाइमन हमारा कहाँ हो जाएगा, पराबैंगनी। और यहाँ पर अगर पूछा जाए बामर श्रेणी, क्या पूछा जाए, बामर श्रेणी, तो यह हमारा हो जाएगा दृश्य भाग में। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दृश्य भाग में, दृश्य भाग में। और अगर आपसे पूछा जाए पाचन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, तो इसके आगे जितने भी श्रेणियां हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, तो अवरक्त, अवरक्त में हमारा आ जाएगा। यह देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाचन, फुंड, ब्रैकेट, जो भी पूछे वह क्या हो जाएगा हमारा, अवरक्त, और रक्त हमारे यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ लीजिए, ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है, ऊर्जा जो होता है En, जो बोर मॉडल के अनुसार यहाँ पर वह सूत्र है, तो En बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर अगर आपसे आवृत्ति शर्त पूछा जाए तो आवृत्ति शर्त क्या हो जाएगा, तो E1 - E2 बराबर hν, यह आवृत्ति शर्त है। और कोणीय संवेग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो L बराबर NH/2π। और चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन में देखते चलते हैं और उसी के अनुसार हम लोग आंसर को लगाते चलेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। और यह देखिए 2013, 19, 20 और 25, और यह जो क्वेश्चन है बार बार दोहराते रहता है। देखिए यहाँ पर क्या दृश्य भाग में, हमने ऊपर इसीलिए आपको यह सब बता दिया था कि यहाँ पर देखिए लाइमन जो है, लाइमन का जो होता है वह कौन सा भाग में पड़ता है, तो लाइमन जो होता है यह पराबैंगनी भाग में, क्या भाग में, यह जो होता है यह पराबैंगनी भाग में पड़ता है। और बामर जो हमारा होता है यही हमारा दृश्य भाग में पड़ता है, दृश्य भाग में। और पाचन ब्रैकेट जो होता है हमारा अवरक्त भाग में, किस भाग में, तो अवरक्त भाग में। इसलिए हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। और देखिए हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसे दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है यहाँ पर कितना होगा। तो बताइए यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह कितना हो जाएगा, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कितना, तो माइनस जो है -3.4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, -3.4 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और किस प्रकार से आंसर होगा, तो यह आपको मालूम होना चाहिए किस प्रकार से हमारा आंसर होगा। इसलिए मैंने आपको En का जो ऊपर होता है फार्मूला आपको बता दिया था। यहाँ पर En का जो मैंने ऊपर फार्मूला बताया था कि -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए मैंने ऊपर आपको बता दिया था। और जब इस पर हम लोग बैठाएंगे n² मतलब n² क्या दिया हुआ है, n² हमारा क्या है, तो 2 है, याद रखिएगा 2 हो जाएगा हमारा n², तो -13.6। और यहाँ पर जब 2² करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4। और जब इसको हम लोग भाग कर देंगे, जब हम लोग इसको भाग करेंगे, यहाँ पर इसको हटाकर यहाँ पर 10 कर लेंगे, और तब यहाँ पर जब हम लोग भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तब हमारा आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर नहीं है, नहीं, तो नहीं कौन सा पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हम्फ्री श्रेणी है, फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, यह तीनों ही अवरक्त भाग में पड़ता है, तीनों ही अवरक्त भाग में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो लाइमन श्रेणी है, क्या है, लाइमन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी जो है हमारा है कहाँ पड़ता है, तो यह पराबैंगनी में पड़ता है, याद रखिए पराबैंगनी में। इसलिए हमारा जो है यह अवरक्त श्रेणी में नहीं पड़ेगा, पराबैंगनी में यह पड़ता है, पराबैंगनी में, इसलिए हमारा यह अवरक्त में नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय संयोग कोणीय संवेग होता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है वह कितना हो जाएगा, वह कितना हो जाएगा, तो न्यूनतम कक्षीय संवेग जो होता है हमारा हो जाएगा क्या, तो ऊपर हमने पढ़ा था
ऊपर ही हमने इसलिए आपको बता दिया था कि h/2 हमारा होता है। कोणीय संवेग का अगर फार्मूला पूछा जाए तो h/ हमारा 2 हमारा यहाँ पर आंसर होता है। क्या होता है तो h/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह किससे संबंधित है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि यह जो है यह किससे संबंधित है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा एक्स किरण से। किससे संबंधित है तो एक्स किरण से, क्योंकि जो इसका जो ऊर्जा प्राश है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना है 100 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, इसलिए हमारा जो है 13.2 जो के इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यह परास के भीतर, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा तो एक्स किरण हो जाएगा। बोर का आवृत्ति शर्त है। बोर का आवृत्ति शर्त मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बोर का आवृत्ति शर्त होता है हमारा E1 - E2 hν, E1 - E2 hν, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए अगला नंबर चैप्टर है हमारा नाभिक, जिसे न्यूक्ली कहते हैं। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के सभी क्वेश्चनों को देखते हैं और सभी को समझते चलते हैं। और इस चैप्टर में देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 90-230 थोरियम का जो कि परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या। याद रखिएगा, द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या क्या होता है। द्रव्यमान की संख्या क्या है तो 230, जिसे हम लोग ए भी कहते हैं। याद रखें, ए से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। और यहाँ पर परमाणु की संख्या जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। याद रखें, किसे, जेड से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या किस प्रकार निकालेंगे, तो द्रव्यमान में से हम लोग परमाणु की संख्या घटाएंगे। तो यहाँ पर द्रव्यमान की संख्या है हमारा 230 है, और यहाँ पर हम लोग जब परमाणुओं की संख्या घटाएंगे जो कि हमारा 90 है, तो यहाँ पर देखिए 90 जब हम लोग घटाएंगे 230 में से 90 हमारा कितना आएगा तो 140 आ जाएगा। याद रखिए कितना आएगा 140 हमें घटाकर आएगा, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर। और चलिए यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में किसकी महत्तम भेदन क्षमता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जो है भेदन क्षमता इसमें किसमें है, तो देखिए इसमें जो सबसे अधिक भेदन क्षमता है गामा किरण में है। गामा किरण में देखिए, इसमें हम आपको एक फॉर्मेट की तरह आपको समझा रहे हैं। तो यह है हमारा गामा किरण। गामा किरण से छोटा होता है हमारा, गामा किरण से कम होता है हमारे बीटा किरण के पास। बीटा किरण से कम होता है अल्फा किरणों के पास। याद रखिए अल्फा किरणों के पास हमारा होता है, और फिर इससे भी छोटा होता है हमारा एक्स किरणों के पास। सबसे ज़्यादा हमारा किसका है, तो यह है हमारे गामा किरण का। किसका है तो गामा किरण का। पहले हमारा एक्स किरण का होगा, फिर अल्फा किरण, और फिर हमारा बीटा किरण का, फिर हमारा गामा किरण का। याद रखिए, तो सबसे अधिक इसलिए हमारा गामा किरण में होगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए कि बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि बीटा किरणें जो है वह विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें किस में विक्षेपित होगा। बीटा किरण में होता क्या है, तो इसमें तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिए क्या होता है तो तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका आवेश जो होता है वो -1 होता है, -1 आवेश होता है। इसलिए जो है यह चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होगा। किसमें तो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में ही यह विक्षेपित होगा। और देखिए जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। जब वह प्रारंभिक राशि के वह आधी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं अर्धायु। क्या कहते हैं हम लोग, अर्धायु काल कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। और अर्धायु को हम लोग किससे डिनोट करते हैं तो टी हाफ से। और टी हाफ बराबर हमारा क्या होता है तो याद रखिएगा 0.693 बटा लेमडा। याद रखिए 0.693 बटा लेमडा, ये आप लोग याद रखिएगा कि अर्धायु बराबर कितना होता है। अर्धायु हम लोग टी हाफ को कहते हैं। अर्धायु बराबर होता है 0.693 बटा लेमडा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन आवेश रहित है। इसमें से देखिए कि इसमें कौन जो है वह आवेश रहित है। तो आवेश रहित इसमें से हमारा कौन हो जाएगा तो फोटोन हो जाएगा। कौन होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है यह हमारा फोटोन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अल्फा कण पर कितने आवेश होते हैं, तो अल्फा कण जो है अल्फा कण पर हमारा +2 आवेश होता है। याद रखिएगा कितना होता है +2 होता है, +2 आवेश।
बीटा कण पर हमारा कितना आवेश होता है, तो -1 आवेश, -1 आवेश। और फोटोन पर तो होता ही नहीं है, याद रखिए, इस पर होता ही नहीं है। और प्रोटॉन पर कितना होता है, तो प्रोटॉन पर +1 आवेश होता है, प्रोटॉन पर +1 आवेश। इसलिए हमारा यहाँ पर जो पूछ रहा है आवेश रहित यानी कि फोटोन, ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्षय गुणांक का ऐसा मात्रक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्षय गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो क्षय गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होगा हमारा, तो हर्ज हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, हर्ज जो है वह हमारा क्षय गुणांक का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियाँ है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियाँ जो है वह क्या हो जाएंगे, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कुल आवेश, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग और उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है संरक्षित भौतिक राशियाँ जो है इनमें से सभी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। और देखिए किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है A, तो उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। उसमें परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या हमने ऊपर ही पढ़ा था, ऊपर ही हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए हम लोग द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु का संख्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान की संख्या क्या है, द्रव्यमान क्या है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिया है Z और द्रव्यमान दिया है A। द्रव्यमान हमारा A हो जाएगा और परमाणु जो है परमाणु संख्या हमारा Z हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर देख लीजिए, यह जो है A - Z किस में है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस में, तो ऑप्शन नंबर डी में। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगर R किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा A इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो log R तथा log A का ग्राफ होगा। log A का ग्राफ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कैसा होगा, क्या होगा। तो इसमें से देखिए किस प्रकार से होगा, तो वह होगा एक सरल रेखा में। किस प्रकार का, तो वह होगा हमारा एक सरल रेखा में, याद रखिएगा। और देखिए तत्व यहाँ पर इतना दिया हुआ है और नाभिक पहले अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, परिणामी संख्या के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है तो इसमें जो है वह कितना हो जाएगा हमारा परमाणु संख्या है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह हमारा कितना है, यहाँ पर कितना है हमारा 84 है। और 84 में से हम लोगों को क्या करना है कि 2 घटाकर और 1 जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए 84 में से सीधा हम लोग 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। पहले तो हमको 2 घटाना है, यहाँ पर 84 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 82 आंसर। इसलिए हमारा जो आंसर है वह 82 यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि अल्फा किरणों की तरह होता है, अल्फा किरणों की तरह जो होता है वह क्या होता है। यहाँ पर अल्फा नहीं गामा किरण है, गामा किरण की तरह क्या होता है, तो वह हमारे होते हैं क्या, एक्स किरणें जो है वह हमारी गामा किरणों की तरह होता है, एक्स किरण जो है। और देखिए 1 AMU बराबर होता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 1 AMU बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 1.6 × 10⁻27 kg यही हमारा होता है, 1.6 × 10⁻27 kg। और देखिए तेज़ी से चलने वाली बीटा किरण है, तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें इसमें से कौन है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि तेज़ी से चलने वाला जो बीटा किरणें होता है वह क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो रेडियो एक्टिव के लिए हमारा कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, और आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु, 0.6931 गुने औसत आयु, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए हमारा यह जो है यह आंसर सही हो जाएगा। नाभिक का घनत्व लगभग होता है, यहाँ पर नाभिक का घनत्व कितना होता है यह पूछा जा रहा है। तो नाभिक का घनत्व जो है वह हमारा होता है 2.29 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब। याद रखिए केजी प्रति मीटर क्यूब, यही हमारा आंसर सही होगा। और कैथोड किरणें होती है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि कैथोड किरणें जो होती है वह क्या होता है। कैथोड किरणें जो होती है यहाँ पर पूछा जा रहा है वह क्या होता है, तो वह होता है इलेक्ट्रॉन या तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन की धारा होता है। याद रखिएगा यह तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन की धारा होता है। और यह कैसे चलता है, तो यह कैथोड से एनोड की ओर चलता है, कैथोड से
एनोड की ओर चलता है, याद रखिए कैथोड से एनोड की ओर। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। नाभिक से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से यहाँ पर घटता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कितना से घटेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अल्फा उत्सर्जन परमाणु संख्या 2 से हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है यह हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। और देखिए निम्नलिखित नाभिकों में, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई कौन है। इसमें से निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई यहाँ पर कौन है, यही पूछा जा रहा है। तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा 2 हीलियम और ऊपर में 4। यह हमारा जो है यह आंसर हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन। याद रखिए क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर क्या है, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। निम्नलिखित में यहाँ पर मौलिक कण जो है कौन यहाँ पर नहीं है, यही पूछा जा रहा है। तो अल्फा कण जो यहाँ पर है यह हमारा क्या मौलिक कण नहीं। याद रखिए अल्फा जो कण होते हैं वह मौलिक कण नहीं होते हैं। याद रखिए कौन सा कण, तो मौलिक कण नहीं होते हैं अल्फा कण। और देखिए यहाँ पर कौन कौन से, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि मौलिक कण कौन कौन से होते हैं तो कौन कौन होता है। देखिए यहाँ पर देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यह जो है यह अल्फा कण होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है अल्फा कण होता है। और हीलियम का नाभिक जो होता है, अल्फा कण जो कि हीलियम का नाभिक है, इसलिए वह नहीं होता है। रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सही है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 1/λ वाला हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह हमारा आंसर हो जाएगा 1/λ। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। निम्नलिखित में यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन आवेशित यहाँ पर नहीं है। तो फोटोन जो होता है वो आवेशित नहीं होता है, फोटोन आवेशित नहीं होता है। ऊपर ही मैंने बताया था कि अल्फा कण पर जो होता है वो +2 होता है, बीटा कण पर जो होता है -1 और इलेक्ट्रॉन पर भी -1 होता है। यह मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। और धायु काल जो होता है T½ एवं 6 नियतांक में संबंध किया है, एवं 6 नियतांक में यहाँ पर संबंध पूछा जा रहा है। तो वह हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि T½ = 0.6931/λ। ऊपर ही इसे भी मैंने आपको बता दिया था ताकि आपको जो है कोई परेशानी ना हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन यहाँ पर अल्फा कण के लिए सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अल्फा कण के लिए यहाँ पर कौन सा सही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन है जो हमारा आंसर है सही हो जाएगा। तो वह हमारा हो जाएगा हीलियम का नाभिक। अल्फा कण क्या होते हैं, तो वह होते हैं हीलियम का नाभिक होते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए यहाँ पर कौन संबंध सही है। तो हमारा जो आइंस्टीन का जो दिया हुआ है सूत्र, आइंस्टीन का जो है हमारा E = mc², यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। एक रेडियो समस्थानिक 210 बिस्मथ की अर्धायु 5 दिन है। 20 दिनों के बाद के लिए एक नाभिक का अविघटित अंश होगा। अविघटित अंश होगा 20 दिनों के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है। कितने दिनों के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अर्धायु जो है वह 5 दिन है और 20 दिनों के बाद। तो यहाँ पर हम इसे किस प्रकार से निकालेंगे, इसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया हुआ है 5 दिन। T½ बराबर हमारा क्या होता है ये आपको मालूम होगा। T½ बराबर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या, तो 20/5। 20/5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर काट कर हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। और बचा हुआ जो यहाँ पर जो यह जो 4 है, यह जो हमारा 4 है, जब इसे हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो 4 है यह 1/2 है, उसका हम लोग होल 4 करेंगे, या फिर 4 का ही 1/4 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 1 जो है हमारा 16 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है, तो
तीव्र यहाँ पर मंदक का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना। तीव्र न्यूट्रॉन जो होता है उसको गति को धीमा करना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो परमाणु का नाभिक किससे बनेगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। याद रखिए किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से यहाँ पर बनता है। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, तो वह हमारा होता है क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, तो क्यूरी होता है। और एक क्यूरी बराबर अगर आपसे पूछ ले तो वह हमारा हो जाएगा 3.7 गुना 10 के पावर 10, वह भी विघटन प्रति सेकेंड। और इसका एसआई मात्रक पूछ ले तो हमारा क्या हो जाएगा, बेकरेल हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक हमारा होता है बेकरेल, क्यूरी का एसआई मात्रक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु जो होता है टी हाफ बराबर हमारा क्या होता है 0.6931 बटा लेमडा। यह आपको मालूम होगा 0.693 बटा लेमडा। यहाँ पर चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की 6 गुणांक का एसआई मात्रक है। 6 गुणांक का एसआई मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर क्या है। एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या है, तो वह हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, यह देखिए यह हमारा जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉनों की संख्या जो है अंतर क्या होगा, तो प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर परमाणु संख्या। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी यहाँ पर पूछा जाए। रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार यहाँ पर कौन नहीं है, तो वह हमारा हो जाएगा म्यूऑन क्षय जो है यहाँ पर नहीं, लेकिन अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय जो है यह हमारा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार होता है। एक AMU बराबर कितना होता है, एक AMU बराबर हमारा यहाँ पर कितना होता है, तो वह हमारा हो जाएगा कितना, तो 931 MeV। याद रखिएगा M इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा हो जाएगा 931, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी यानी कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, और इस मेहनत के लिए आप एक लाइक अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। तो देखिए NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा I और IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, याद रखिए एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसे याद रखिए। E बराबर B+C, ये जो ट्रिक होता है यह आप याद रखिएगा। आपको क्या याद रखना है, E बराबर B+C, किसी भी प्रकार से आप लोग याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर जो क्या पूछा जा रहा है ये देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, पहले तो ऊपर हम लोग फार्मूला अपने ट्रिक को लिख लेते हैं, E बराबर B+C। और हमसे पूछा जा रहा है किस चीज़ का, C का। यहाँ पर संग्राहक धारा IC में संबंध है, तो C का पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर C को जब हम लोग निकालेंगे और E है तो B अगर इधर आएगा तो हमारा माइनस में आ जाएगा, तो E माइनस हमारा हो जाएगा B। C बराबर हमारा यही ना आएगा, C बराबर E माइनस B। तो हमारा यह आंसर कहाँ है अब ये देखना है। तो C बराबर जो हमारा होना चाहिए E माइनस B, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन 102 आपको मिलता है, और कभी कभी यह पूछ देता है, तो याद रखेगा कि हमारा होता है E बराबर B+C। फार्मूला जो होता है वह याद रख लीजिएगा। चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट, चित्र में यहाँ पर जो, तो चित्र यहाँ पर छूट गया है, लेकिन मैं आपको बना देता हूँ। चित्र में दिखाया गया यहाँ पर लॉजिक गेट यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम आपको चित्र में जो है वह हम आपको दिखा रहे हैं कि चित्र में कौन सा लॉजिक गेट दिया हुआ है। तो देखिए चित्र में हमारा लॉजिक गेट क्या दिया हुआ है, किसी भी लॉजिक गेट को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए यह जो लॉजिक गेट है यह किसका लॉजिक गेट है, ये आप लोग बताइए। यह जो लॉजिक गेट है यह किसका है, ये आप लोग बताइए। यह लॉजिक गेट किसका है, तो यह जो लॉजिक गेट है
यह जो लॉजिक गेट है यह किसका है, तो यह है एंड का। याद रखें किसका है, तो एंड गेट का यह लॉजिक गेट है। और दशमिक संख्या 25 का द्विधारी यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, दशमिक संख्या 25 का यहाँ पर द्विधारी पूछा जा रहा है। दशमिक संख्या 25 का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, द्विधारी। तो द्विधारी संख्या को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, द्विधारी संख्या को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 25 है यहाँ पर, तो 25 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और 2 से यहाँ पर देंगे हम लोग 2, तो हमारा क्या होता है 12 दूना 24। याद रखिएगा क्या होता है 12 दूना 24, और इधर एक हम शेष लिख देंगे यानी कि 25 जो होगा। और यहाँ पर फिर 2 से करेंगे तो 6 दूना हमारा क्या हो जाएगा 12, 6 दूना 12, और जो कि हमारा यहाँ पर सीधा सीधा कर जा रहा है इसलिए हमारा 0 हो जाएगा। याद रखिएगा 0 हो जा रहा है इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, और फिर हमारा 0 हो जाएगा। और फिर जब हम लोग काटेंगे इसको 1 से, यहाँ पर जब हम लोग काटेंगे यहाँ पर 2 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। जब हम लोग लिखेंगे तो 1 दूना 2 हमारा होगा। देखिए यहाँ पर 1 दूना 2 हमारा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब 1 दूना 2 आएगा, 1 शेष बच जाएगा। तो हमारा जब यहाँ से ऐसे उल्टा हमको लेकर चलना है तो हमारा क्या होगा 1 1 और 0 0 1 डबल 1 0 डबल 0 1 हमारा क्या है, तो 1 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए यहाँ पर। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता है कि अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर देखिए कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो चलिए अगले यहाँ पर देखते हैं कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वह क्या होगा। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, घटता है, या फिर कभी बढ़ता है, या फिर घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। यह आपका जवाब जो आपका कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आपको देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिए कि क्या होगा उसके साथ। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नोर गेट के लिए जो हमारा बुलियन व्यंजक है वह क्या होता है, तो वह हमारा होता है a प्लस बी बराबर यहाँ पर y, और यह जो होता है यह बार में होता है। a प्लस बी के ऊपर बार और बराबर क्या होता है y। यही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यहाँ पर बार ऊपर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। तो पी टाइप अर्धचालक में जो होता है मुख्य धारावाहक क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए होल जो होते हैं यहाँ पर पी टाइप अर्धचालक में होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं होल यानी कि छिद्र, या इसे हम लोग वीवर भी कहते हैं। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नैंड गेट के लिए हमारा होता है a डॉट बी बराबर y, और इसके ऊपर बार, a डॉट बी के ऊपर बार और y। यह हमारा किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। और अगला नंबर क्वेश्चन पर चलिए डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड का उपयोग जो है हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो प्रवर्धक की तरह, प्रवर्धक के रूप में। और एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया द्रव्य होना चाहिए। एन टाइप के जर्मेनियम में एन टाइप के जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया द्रव्य कौन होता है, तो एन टाइप में हम लोग पंच संयोजक मिलाते हैं। पी टाइप में हम लोग त्रिसंयोजक और एन टाइप में हम लोग पंच संयोजक मिलाते हैं। नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। तो नोट गेट बनाने के लिए कौन सा उपयोग होता है, यहाँ पर देखिए। तो नोट गेट के लिए हमारा यहाँ पर क्या उपयोग होगा, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है वही हमारा यूज होता है। और दशमलव पद्धति की संख्या 27 का द्विधारी पद्धति में समतुल्य पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 27 का बोला जा रहा है। 27 का ठीक जिस प्रकार उधर जब हम लोग 25 का निकाले थे उसी प्रकार। तो देखिए यहाँ पर 27 को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और इसे भी उसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर जब 2 से करेंगे हम लोग 2 को, तो 13 दूना हमारा क्या होता है 26, 13 दूना 26। फिर भी हमारा एक शेष बच रहा है, यहाँ पर देखिए 1 बच रहा है। फिर हम लोग करेंगे 2 से, यानी कि 6 दूना 12, और फिर हमारा 1 बचेगा। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा शेष।
और फिर जब हम लोग करेंगे, फिर हम लोग किससे करेंगे, तो 2 से। तो 2 एकम 1 दूना हमारा क्या होगा, 1 दूना 2 और फिर हमारा 1 बच जाएगा यहाँ पर देखिए। तो क्या हो जाएगा 1 1 0 और 1 1, 11 0 11 हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए हमारा यही है। इसलिए जो हमारा आंसर है यह हमारा कौन सा हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा देखिए कौन सा हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा 11 0 11, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे या इसको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है द्विधारी संख्या में, इस प्रकार से। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि यदि ट्रांजिस्टर के लिए धारा स्थिरांक क्रमशः अल्फा और बीटा है, तब धारा स्थिरांक के लिए अल्फा और बीटा अगर दिया हुआ है तब हमारा आंसर क्या होगा, तो बीटा जो होगा वह बड़ा होगा और अल्फा जो होगा वह 1 से छोटा होगा। याद रखिएगा अल्फा जो होगा वह 1 से छोटा होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। एक और चालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध जो है वह क्या हो जाएगा, तो वह बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, वह बढ़ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है तो किसके द्वारा, यहाँ पर किस में डोप किया जाता है, तो याद रखिए गैलियम से। किस में, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, तो गैलियम जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैलियम जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। द्विधारी अंक दशमलव पद्धति में मान होगा। द्विधारी इसका जो है यहाँ पर मान पूछा जा रहा है। इसका मान जो है वह द्विधारी अंक पद्धति में क्या होगा, इसका मान यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द्विधारी अंक पद्धति में यहाँ पर इसका मान क्या होगा। तो इसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए इससे भी निकालने का एक तरीका है जो लास्ट है, लास्ट से हम लोग किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे हम लोग, 1 गुने 2 के पावर 0, फिर हमारा क्या है, 1 के बाद 0 है तो 0 गुने 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर हमारा 1 हो जाएगा। फिर हमारा 1 है तो 1 गुने 2 के पावर 2, ऐसे 0 1 2 बढ़ाते चलना है, 0 1 2। और फिर हमारा क्या होगा, तो 0 गुने 2 के पावर 0 और फिर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 गुने 2 के पावर, देखिए 0 1 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसे हम लोग सीधा यह हमारा 0 हो जाएगा, यह आपको मालूम होगा। एक के यहाँ पर देखिए 1 गुने 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 0 है तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह 1 हो जाएगा। 1 इसको जोड़े और फिर हमारा क्या आ रहा है, देखिए 0 है तो यहाँ पर वह तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर 3, 1 के पावर अगर 1 के पावर यहाँ पर 1 गुने 2 के पावर 3 तो हमारा 8 हो जाएगा। 8 यह हमारा 0 हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह 0 था, यह 1 था, यह 2 था, 2 तो 2 का हमारा इसका स्क्वायर यहाँ पर 4 होगा। यहाँ पर भूल से 8 लिखा गया है 4 और यहाँ यह हो जाएगा 4। तो 4 का जब हम लोग करेंगे 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा हमारा, तो वह हो जाएगा हमारा 16। तो जब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो 16 4 20 1 21, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और मूल गेट है, मूल गेट जो होता है वह किस प्रकार, वह कौन सा गेट होता है, इसमें से यह पूछा है। मूल गेट हमारा एंड और नोट होता है, एंड और नोट। और देखिए द्विधारी संख्या दिया हुआ है इतना कि दशमिक संख्या होगा, दशमिक संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, वही वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। देखिए जैसे 1 है और 2 के पावर यहाँ पर 0 कर दिए, फिर प्लस, और 0 को तो लिखने का कोनो मतलब ही नहीं है। देखिए यहाँ पर यह 0 होगा पावर में, यह 1 होगा, यह 2 होगा, यह 3, तो सीधा हम लोग लिख लेते हैं 1 और 2 गुने 2 के पावर यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ पर 0 1 2 3 ही हमारा यहाँ पर आएगा। तो हमारा क्या आ रहा है, देखिए 2 के पावर 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 के पावर अगर 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 प्लस, और यह हमारा आ जाएगा 1, तो 8 1 हमारा क्या हो रहा है 9, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा एकदम सही हो जाता है। और चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा वह क्या है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सही है, तो आप जिस प्रकार मैंने आपको बताया है उसी प्रकार आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 12 12 तो इस सब में सेम है, सेम। तब जब हम लोग 12 का निकालेंगे तो अब
खुद ब खुद हमको मालूम चल जाएगा कि इसमें से कौन सा आंसर है। तो 12 को हम लोगों को निकालना है। देखिए 12 को हम लोगों को निकालना है, तो 2 करेंगे, 6 दूना 12 होता है हमारा, इसलिए यहाँ पर हमारा शेष 0 बच रहा है। और फिर दोष करेंगे यहाँ पर 3, यहाँ पर भी हमारा 0 बच जाएगा। फिर यहाँ पर दोष करेंगे तो हमारा 1 और 1 बच जाएगा, इसलिए हमारा 1100 जो है आंसर आएगा। देखिए 1100 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए जो है यह हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एकदम सही हो जाएगा। पी प्रकार का अर्धचालक होता है। पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वह कैसा होता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक जो होता है वह कैसा होता है, तो वह धनावेशित होता है। किस प्रकार का होता है, तो वह धनावेशित होता है। और दाताव द्रव्य परमाणुओं की संयोजकता यहाँ पर पूछा जा रहा है। दाताव द्रव्य परमाणुओं की संयोजकता जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दशमिक संख्या 8 का द्विधारी संख्या पूछा जा रहा है, तो 8 को भी हम लोगों को उसी प्रकार से निकालना है। 8 लिखेंगे यहाँ पर 2, तो 4 दूना हमारा 8 होगा, इसलिए हमारा 0, शेष कितना बच रहा है, 0। और यहाँ पर देखिए फिर दोष करेंगे, यहाँ पर 2 बच गया, 2 से 2 दूना 4, फिर 0 बच गया, दोष करेंगे यहाँ पर तो हमारा 1 होगा, यहाँ पर 0, 1000 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलिए कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई होती है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की यहाँ पर इकाई पूछा जा रहा है, तो वह हमारा आंसर देखिए कितना होगा। तो ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई जो होता है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वोल्ट, एम्पियर, ओम तीनों में से कोई नहीं होगा। और यह देखिए यह किसका प्रतीक है, तो यह जो होता है एरो जो है यह इस प्रकार का एरो होगा आपको, यह इस प्रकार का एरो जो है यह किसका प्रतीक है, तो यह होता है डायोड का प्रतीक। किसका सिंबल है, तो यह डायोड का सिंबल है, डायोड का प्रतीक है। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए कौन सा तत्व है जो अशुद्ध तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है, अशुद्ध तत्वों के रूप में यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोरान, बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बोरान। निम्न में से कौन सा तर्क द्वार जो सार्वजनिक तर्क द्वार है, सार्वजनिक तर्क द्वार हमारा नैंड गेट होता है। याद रखें नैंड गेट। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान जो होता है वह क्या होता है, देखिए तो अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान जो होता है वह हमारा होता है ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, तो पीएन संधि के डायोड का उपयोग हम लोग दिष्टकारी की तरह करते हैं, दिष्टकारी की तरह, रेक्टिफायर की तरह। और निवेश वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, निवेश वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को हम लोग प्रवर्धक कहते हैं। और यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों का a डॉट b से प्राप्त होता है, तो वह कौन सा तर्क द्वार है, वह कौन सा तर्क द्वार है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह जो है a डॉट b है और y यहाँ पर बोला जा रहा है। यह जो तर्क द्वार है यह किस चीज़ का है, तो यह हमारा हो जाएगा एंड गेट का। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दशमलव अंक पत्ती की संख्या जो 27 की द्विधारी पंक्ति में समतुल्य संख्या होता है। तो समतुल्य संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 का हमने ऊपर ही निकाला था, तो क्या आया था 11,011 हमारा आंसर आया था, ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, तो निर्गम आवृत्ति जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा। याद रखिएगा 100 हर्ट्ज। जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। परिणामी पदार्थ क्या होता है, तो पी प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्य आवेश होते हैं। अल्पसंख्य जो होता है आवेश यहाँ पर कितना होता है, इसमें एन प्रकार के अर्धचालक में, एन प्रकार के अर्धचालक में जो होता है अल्पसंख्य वाहक जो होता है वह कितना होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हमारा जो है वह कितना हो जाएगा, देखिए तो वह हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा होल। कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा होल, हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन लॉजिक गेट ही सही निर्गम देता है, तो सही निर्गम देता है कौन सा लॉजिक गेट जो है वह सही निर्गम देता है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि कौन सा लॉजिक गेट जो है यह सही निर्गम देता है। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सबका आंसर आपको कमेंट में देते चलना है। यह हमारा हो जाएगा एक्सॉर गेट। कौन सा हो जाएगा, एक्सॉर
गेट। पश्च अभिनत डायोड होता है। पश्च अभिनत डायोड यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा होता है। तो देखिए कौन सा होगा, तो जेना डायोड और फोटो डायोड। जेना डायोड और फोटो डायोड जो होता है वह कौन सा अभिनत डायोड होता है, यहाँ पर यह बताइए कि, तो वह हमारा हो जाएगा अभिनत डायोड, पश्च अभिनत डायोड। इसलिए हमारा ए और सी दोनों ही यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। और चलिए लास्ट हमारा चैप्टर है संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए लास्ट हमारा है क्वेश्चन कि लास्ट चैप्टर है स्काई वेब संचार आधारित है। स्काई वेब जो संचार है वो आधारित है किससे वह संचारित होता है, तो वह आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर। आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर जो होता है वह संचारित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि आयान मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक होता है। आयान मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच। 0 से 1 के बीच। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो वह क्या होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। देखिए और यह क्वेश्चन कई बार आया है। देखिए यहाँ पर 15, 19, 21, 23, 25 5 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई जो है 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी इस तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह जो होगा वह कितना होगा, तो वह 56 किलोमीटर। वह कितना किलोमीटर हो जाएगा, 56 किलोमीटर वह होगा, याद रखिएगा 56 किलोमीटर तक। मोबिलिटी का ऐसा मात्रक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मोबिलिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है याद देख लीजिए। मोबिलिटी का ऐसा मात्रक यहाँ पर क्या होगा, तो एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। और देखिए मॉडुलन कितने प्रकार का होता है। मॉडुलन जो है वह कितने प्रकार का होता है, तो वह होता है 3 प्रकार का होता है। मॉडुलन 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए मॉडुलन यहाँ पर जो होता है वह कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का होता है। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि फैक्स का अर्थ है। तो फैक्स का पूरा नाम होता है हमारा फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। और इसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग टेक्स्ट मैसेज और या फिर इमेज जो स्कैन मैसेज होता है उसे भेजने के लिए किया जाता है। और इसका आविष्कार जो किया था अलेक्जेंडर बैन ने किया था 1843 में। 1843 में, याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। किस सतह से रेडियो वेव जो है वह परावर्तित होती है, तो वह हमारा हो जाएगा आयनोस्फीयर से। और देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति जो होता है वह कितना हो जाएगा, तो निर्गम आवृत्ति हमारा उसमें 2 से आप गुना कर दीजिएगा, वही हो जाएगा हमारा 100 हर्ट्ज। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। तो क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल हमारा हो जाएगा। क्षीणता को हम लोग डेसिबल से मापते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि यूएचएफ आवृत्ति तरंगे प्रायः कैसे संचारित होती है। तो यूएचएफ जो हमारा आवृत्ति तरंग होता है वह 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होता है। याद रखें 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक। और यह जो होता है यह हमारा किसके लिए होता है, तो अंतरिक्ष तरंगों के लिए उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष तरंगों के लिए। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। तो संचार उपग्रह की पृथ्वी से कितना दूरी है, तो वह हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर, याद रखिएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन देखिए कि संकीर्णन का मापन किया जाता है। तो संकीर्णन का जो मापन है, संकीर्णन का मापन जो है वह किससे किया जाएगा, तो वह होता है डेसीबेल से। वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा डीमॉडुलन दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं। मॉडुलन तथा डीमॉडुलन दोनों का ही कार्य करे उसे हम लोग कहते हैं मोडेम। उसे क्या कहते हैं, मोडेम। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यह हमारा किया जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। और कुछ जो क्वेश्चन आपके छूट गए हुए थे चित्र वाले, उसे भी अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं। तो चलिए उसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यही हमारा जो है वह क्वेश्चन बच गया था। कुछ क्वेश्चन था, तो देखिए AZ का अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करता है। तो इसमें से जो है वह कौन निरूपित करेगा यह पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा AZX, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था इसके बारे में। A-4 और Z- जो होगा -2 हो जाएगा। और अगला नंबर देखिए
यहाँ पर हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यह हमारा जो इसमें जो गेट दिया हुआ है इसके बारे में है। दिखाया गया सत्यता सारणी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें यह जो सारणी दिया गया है वह किसका है यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 0 0 मिलकर 0 हो रहा है, 0 और 1 मिलकर हमारा 1 हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक गलती दे दिया है, 1 और 1 मिलकर 0 हो रहा है, वह नहीं होगा। इसलिए हमारा यहाँ पर किसी का भी यह जो गेट है वह नहीं होगा, किसी का भी यह गेट नहीं होगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि नैंड गेट के लिए व्यंजक बोला जा रहा है, नैंड गेट। तो नैंड गेट का व्यंजक कौन हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा नैंड गेट के लिए, यही हमारा नैंड गेट का व्यंजक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहाँ पर जो दिया है नीचे परिपथ में उसका मान क्या होगा। तो इसका जो हमारा मान हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 के स्क्वायर। और यहाँ पर किसका सारणी है, तो यह है हमारा एंड गेट का। चलिए बस अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इतना ही हमारे पास क्वेश्चन था और मिलते हैं फिर अगले वीडियो।